हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। साथ ही आपको कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मिलता है और टीचर्स भी बहुत इफेक्ट से पढ़ाते हैं। जब ये सभी कुछ आपको मिल रहा है और वो भी 100% फ्री, तो इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जो है आप देख ही रहे हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन है, यानी कि क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2। उसका गद्य पद्य खंड का अध्याय है 4, बनारस और दिशा। ये 2 कविताएं हमने पढ़ी थी इस पाठ में। और इस पाठ से पिछले 10 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक जो है, आपसे कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस पाठ से और कैसे कैसे पूछे गए हैं, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में प्रश्न, जो है केदारनाथ सिंह के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कवि जो है हमारे केदारनाथ सिंह जी, उनके बारे में पूछा गया है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। तो एक तरीके से इनका जीवन परिचय है, उनके 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं, बस ये तब पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी के स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण करी, यानी कि ग्रेजुएशन जो इन्होंने किया। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से वर्ष 1956 में एमए तथा वर्ष 1964 में पीएचडी की। इन्होंने वाराणसी, गोरखपुर और पडरौना के कई स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1999 में यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त का तात्पर्य होता है रिटायर हुए। अब आ जाते हैं काव्यगत विशेषताएं। मानवीय संवेदनाओं के कवि केदारनाथ सिंह ने अपनी कविताओं में बिंब पर अधिक बल दिया है। इन कविताओं में विद्रोह का शांत और संयत स्वर है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि कविताएं यही भावभूमि लिए हैं। उनकी कविताओं में संवेदनाएं भी हैं और विचार भूमि भी है। उनका मानना है कि प्रकृति के बिना जीवन अकारत है और यह विशेषता उनकी कविताओं में विशेष रूप से देखी जा सकती है, जिनसे उन्होंने व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाने का प्रयास किया है। उनकी भाषा पारदर्शी है, उसमें सीधापन है और बेलौसपन है। उनकी कविताएं प्रतिदिन का विषय लेकर पाठकों के समक्ष उपस्थित होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो कविताएं हैं बहुत जटिल नहीं, जो डेली रूटीन की हमारी जो सोच होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, जो चीज़ें हम अपनी भावनाओं से महसूस करते हैं, एक साधारण इंसान, वो इनकी कविताओं में जो है खास तौर से हमें देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। हमारे पास कुछ काव्यांश आएंगे इसी पाठ के और उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या में हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीजें ही करते हैं। तो ये जो हमसे पहला ये काव्यांश जो पूछा जा रहा है सप्रसंग, ये हमसे सन 2015 और 14 दोनों में ही पूछा गया है। क्या है देखिए, इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा और मडवाह ढी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशमेध घाट पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो यहाँ पर जब बसंत आता है तो किस तरीके से मोहल्लों में तब्दीलियां होती हैं, घाटों पर, जीव जंतुओं पे, मनुष्यों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बताया गया है। तो अब सबसे पहले इसका लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस शीर्षक कविता से उद्धत है। यह कविता समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है।
अब इसमें जो प्रसंग है, यानी कि पूरा जो हमने पढ़ा है उसका प्रसंग हमें यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो अर्थ है, जो चीज समझाई जा रही है उसे बहुत कम शब्दों में देना है। इस काव्यांश में बनारस शहर में वसंत के आगमन का प्राचीन तथा आधुनिक रूपों का अत्यंत संवेदनशीलता के साथ वर्णन किया गया है। तो किस तरीके से जो चीज़ें जब मौसम के साथ परिवर्तित होती हैं और आधुनिक रूप ग्रहण करती हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं। व्याख्या है, कवि बनारस की आध्यात्मिक तथा लौकिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहता है कि यहाँ वसंत का आगमन अचानक होता है। यह लहर तारा या मडवा ढी, यानी कि मोहल्लों का नाम है, जो कॉलोनीज होती हैं उनके नाम है, ये की तरफ से धूल के बवंडर के रूप में आकर एक प्राचीन तथा महान नगर को अपने आगोश में ले लेता है। क्या धूल का बवंडर इन मोहल्लों से चढ़ता है और पूरा जो प्राचीन शहर बनारस है उसको अपने आगोश में ले लेता है। लहर तारा तथा मडवाडी दोनों भिन्न ध्रुवांत हैं। लहर तारा कबीर के जन्म की कथा से जुड़ा है, तो मडवाडी वेश्याओं की बस्ती है। तो देखिए, जहां आध्यात्मिक है वहीं पर वेश्याओं की बस्ती भी दूसरी तरफ दिखाई गई। तो यहाँ पर दोनों ही संस्कृतियों को मिलाते हुए बताया गया है, जो बिल्कुल ही विपरीत है। इन दो प्रकार की प्रवृत्तियों के बीच बनारस की संस्कृति का उद्भव हुआ है, जो भौतिकता और अध्यात्म का अनोखा संगम है। कवि कहता है कि वसंत के आगमन के साथ ही शहर में हलचल शुरू हो जाती है। पूरे वातावरण में वसंत के कारण परिवर्तन दिखाई लगने लगता है। सभी में जीव का अंकुर सा फूटने लगता है। दशामेध घाट पर जब व्यक्ति जाता है तो उसे वहां के निष्ठुर अंतिम पत्थर में भी बसंत की कोमलता का आभास हो जाता है। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी वसंत का अनुभव कराती है। घाट पर बैठे भिखारियों में भी वसंत आशा का संचार कर देता है। उसके खाली कटोरों के भरने की उम्मीद से लगता है जैसे कटोरों में वसंत रूपी मुद्रा यानी धन उतर आई है। तो क्या होता है, जब देखिए वसंत होता है, जब वसंत का मौसम होगा तो आध्यात्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो लोग जाहिर सी बात है घाटों पर स्नान करने आते हैं। जब घाटों पर स्नान करने आएंगे तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लाएंगे, और जो भिखारी हैं उनको दान दक्षिणा दी जाएगी। तो इसलिए उनके कटोरों में धन अर्थात वसंत के रूप में धन उतरा। और दूसरा, जो बंदर थे उनको अब खाने को भी मिलेगा, है ना। जब लोगों की आवाजाही होगी तो उनको भी खाने पीने को मिलेगा, तो उनके भी चमक आ जाती है आंखों में। तो इस तरीके से वसंत के आगमन में जब घाटों पर इस तरह की चमक आ जाती है। दूसरा है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो ये जो काव्यांश आया है ये पूछा गया है सन 2015 में। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे और शाम धीरे धीरे होती है। तो मतलब यहाँ पर जो दौड़ भाग भरी जिंदगी है वो नहीं है। जहां आपको बनारस आध्यात्मिकता है वहीं ये मोक्ष का मार्ग भी माना जाता है। कहते हैं कि लोग यहाँ पर जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो मोक्ष प्राप्त पाते हैं। तो यहाँ पर दाह संस्कार की भी एक प्रक्रिया है जो हमेशा 24 घंटे चलती रहती है। तो वो भी बताया कि किसी न किसी गली से एक शव जो है वो हमेशा आता रहता है घाट की तरफ। संदर्भ देंगे उसी तरीके से। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस शीर्षक कविता से उद्धत है। यह कविता समकालीन कवि के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। तो संदर्भ, जैसे हम इस चैप्टर का पढ़ा रहे हैं तो संदर्भ इसी तरीके से रहेगा। बुक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम, सभी कुछ देंगे। फिर आते हैं प्रसंग। आखिर इसमें प्रसंग में क्या दिया है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बनारस शहर में बसंत के आगमन के साथ दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधियों की चित्रात्मक प्रस्तुति की है। इस काव्यांश में आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास तथा भक्ति की भावना परिलक्षित हो रही है। तो यहाँ पर सभी कुछ अब आपको दिखाई देगा। जहां आस्था है, भक्ति है, विश्वास भी है, मोक्ष भी है, सभी कुछ है। अब आते हैं व्याख्या। इस पूरे काव्यांश की व्याख्या क्या होगी? कवि पाठक से पूछता है कि क्या उसने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। खाली कटोरों में वसंत का उतरना मैंने भी आपको समझाया कि किस तरीके से वसंत के आगमन पे उनके कटोरों में जो धन आता है वो वसंत के आगमन के साथ ही आता है। बनारस में वसंत के आने पर लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, जिससे घाट के भिखारियों को भी आशा होती है कि उनके खाली कटोरों में वसंत से भर जाएंगे।
यहाँ भिखारियों के लिए वसंत की तुलना पैसों से की गई है। शहर की गतिशील चेतना बाहर से आने वाले लोगों को आत्मसात कर लेती है। यहाँ के लोगों की सामूहिकता के भाव व्याप्त हैं। वे सबको समानता के दृष्टिकोण से देखते हैं एवं उनमें समरसता होती है। वसंत की धरती में एवं गंगा की लहरों में मोक्ष प्रदायिनी शक्ति है। यहाँ घाटों पर अनंत शव प्रतिदिन लोगों के द्वारा कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। अंधेरी गलियों में चमकती हुई गंगा की ओर कंधों पर उठाकर ले जाए जाते हुए इन शवों को देखकर ऐसा लगता है मानो इन मृत शरीर की आत्माओं को अंधेरी गलियों के अंधेरेपन से गंगा की चमकती हुई रोशनी से या उनकी लहरों से मुक्ति मिलने वाली है। तो ये जो शव होते हैं, हमने आपको बताया ना, यहाँ कहते हैं कि मरना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए गंगा की लहरों से जैसे लगता है उनको नया जीवन प्राप्त होगा। या वे मुक्ति के लिए सांसारिकता की अंधेरी गली से शव को जलाने के लिए चमकती गंगा की तरफ ले जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, शव आते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो वो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 24 घंटे जो है वो दाह संस्कार होते रहते हैं, जिससे बनारस गतिशील रहता है। बनारस की अपनी गति सामान्य है। यह शहर मंद मंद गतिशील है। धूल का उड़ना, लोगों का चलना, घंटों का बजना, शाम का होना, सब धीरे धीरे होता है। मतलब जो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं कि हम बिल्कुल भागते दौड़ते रहते हैं, वहां पर ये सारी चीजें बनारस में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हर एक चीज सरलता और सौम्यता के साथ घटित होती रहती है। बनारस की यह गति उस शहर की संवेदना के साथ कदम से कदम मिलाने की प्रक्रिया का एक अंग है। अब आ जाते हैं तीसरा काव्यांश जो हमसे पूछा गया है सन 2019 और सन 2015 में। क्या है? जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो यहाँ पर बनारस को सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये मोक्ष का द्वार है या सिर्फ ये आध्यात्मिकता का द्वार है, या हम नहीं कह सकते यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। यहाँ पर सारी ही चीजों का मिला जुला रूप है जिस पर ये पूरा शहर बनारस टिका है। जहां अगर हम एक तरफ आध्यात्मिकता करते हैं एक टांग पे खड़े होकर, तो उसी के दूसरे रूप से ये हम पर अपरिचित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ के लोग आध्यात्मिकता का कार्य करते हैं तो अपनी डेली रूटीन की जिंदगी की आपाधापी को भूल जाते हैं। अब देखिए संदर्भ देखिए उसी तरीके से रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बनारस शीर्षक कविता से उद्धत है। यह कविता समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रसंग पर आ जाते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बनारस तथा बनारस के लोगों की भौतिक स्थिति और आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। देखिए एक आध्यात्म होता है यानी कि हम जो पूजा पाठ अपने धर्म से जो जुड़े हुए कार्य करते हैं वो होता है, और एक हमारा डेली रूटीन का जो कार्य होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, तो वो हमारे भौतिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों ही चीजों की समरूपता के साथ इस बनारस के अस्तित्व को बताया गया है इस काव्यांश में। कवि बनारस के बारे में बताते हुए कहता है कि यह शहर बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा है। मान्यता यह है कि बनारस शहर शिवाजी के त्रिशूल पर स्थित है। ये मान्यता क्या है? प्राचीन काल से चली आ रही है, वो है कभी तो ऐसा लगता है कि यह शहर खड़ा ही नहीं है, अर्थात इस शहर में जो भी आता है अपनी आस्था एवं निष्ठा से बंधा हुआ आता है, उसकी आस्था ही उसका संबल बन जाती है। इस शहर में परंपराओं का निर्वाह होता है। यहाँ कई प्रकार के दृश्य दिख जाते हैं। कहीं तो चिताग्नि की उठती लपटें हैं, यानी कि जहां पर चिताएं जलती रहती हैं उससे उठती हुई लपटें हैं, तो कहीं शांत चिता की राख है, जहां एक तरफ चिता बुझ गई है उसकी राख है। कहीं हवन की सुगंधित धुआं वातावरण को सुगंधित करता है, तो कहीं रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं, अर्थात जहां पर दिए प्रज्वलित होते हैं। बहुत आपने देखा होगा बहुत बड़े ऊंचे जो उसमें दिए जलते रहते हैं बहुत सारे, तो वो क्या होता है? रोशनी का स्तंभ कहा जाता है। दहकती आग की लपटें तथा प्रार्थना के लिए उठे हुए हाथ इस शहर को संभाले हैं। तो जहां तक
चिता है, एक जलती चिता है, एक ठंडी चिता है, एक तरफ जो है दियों से प्रज्वलित एक स्तंभ है वो है, तो कहीं दूसरी तरफ दुआओं के लिए उठते हाथ हैं, तो वह कहीं आरती में जुड़े हुए हाथ हैं। तो सभी कोई यहाँ पर सभी कुछ जो है ये बनारस की आध्यात्मिकता को थामे हुए हैं। ये उठे हुए हाथ किसी अज्ञात सूर्य को जल का अर्घ देते हुए दिखाई देते हैं। शताब्दियों से गंगा के जल में एक पैर पर खड़े होकर जलदान करने वाले श्रद्धालुओं की दूसरी टांग जैसे उनकी गतिविधियों से बेखबर रहती है। अर्थात यहाँ पर एक ही व्यक्ति के दो पहलुओं का दर्शन किया गया है। व्यक्ति एक तरफ आध्यात्मिक है तो दूसरी तरफ भौतिक कार्यों में संलग्न है। जब आध्यात्मिकता का कार्य करता है तो वो अपने भौतिक कार्यों से कहीं अलग हो जाता है, फिर उन्हें वो सारी चीजें ध्यान नहीं रहती, और जब वो भौतिक कार्यों में संलग्न होता है तो वो आध्यात्मिकता से कहीं अलग हो जाता है। तो तभी उन्होंने बोला एक टांग से दूसरी टांग बेखबर है। ठीक उसी प्रकार शहर का एक हिस्सा दूसरे से असंप्रक्त अपने आप में लीन रहता है। वस्तुतः कोई शहर केवल श्रद्धा या भौतिकता में लीन रहकर नहीं बच सकता। बनारस श्रद्धा, भौतिकता, प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समन्वय है। तो यहां पर सारे ही कुछ हमें देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो पूरे पाठ पर आधारित हैं वो। तो यहां पर देखिए 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं जो लगभग एक जैसे हैं, मगर उत्तर इनका एक ही रहेगा और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बनारस कविता के आधार पर बनारस में वसंत के आगमन और उसके प्रभाव का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2016 में। दूसरा प्रश्न है, बनारस में वसंत के आगमन और उसके व्यापक प्रभाव पर कविता के आधार पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया सन 2014 में। फिर आते हैं, कवि ने वसंत आने पर बनारस का क्या प्रभाव बताया है। यह हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए सभी जगह वसंत आने पर बनारस पे क्या प्रभाव पड़ता है हमें ये बताना है। बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। लहर तारा या मडवा ढी की ओर से धूल भरी आंधियों के साथ इस शहर में वसंत का आगमन होता है तथा शहर में एक जागृति सी आती है। लोग सुगबुगाने लगते हैं, दानों में अंकुरण आ जाता है। यानी कि जो भाई मौसम बदलता है ना, तो आप देखते हैं वसंत के समय प्रकृति जो है वो सबसे चरम रूप पर होती है, तो उसी समय जो है अंकुर का प्रस्फुटन होता है। दशमवेद घाट का आखिरी पत्थर और अधिक मुलायम हो जाता है। शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने से घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है जो वसंत के आगमन के कारण है। भिखारियों के कटोरों में वसंत के आते ही आशा का भाव तैर जाता है। इस प्रकार वसंत का आगमन बनारस की गतिविधियों में नई उमंग ला देता है। तो जो ठंड की वजह से जो ठहराव होता है शरद ऋतु में, वो वसंत ऋतु के आते ही क्या होता है, उनमें गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। यहां पे भी देखिए 3 प्रश्न है। क्या क्या है देखिए, बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया। पूर्णता और एक रिक्तता यानी कि खालीपन को कैसे उन्होंने हमारे सामने चित्रित किया है, यानी जीवित करके सामने रखा है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2019 में। दूसरा है, बनारस में पूर्णता और रिक्तता को कवि को किस प्रकार दिखाया है। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। बनारस कविता के आधार पर वाराणसी की पूर्णता और रिक्तता पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। इसका उत्तर देखिए, बनारस शहर जीवन में शाश्वत नियम की प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो शाश्वत है, हमेशा चलती रहती है वो चीजें। यह प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग धार्मिक लगाव के कारण आते हैं तथा शिव की नगरी में गंगा स्नान का पुण्य पाना चाहते हैं, तो कुछ मोक्ष प्रदायिनी काशी में अंतिम यात्रा पवित्र करने की आशा से आते सॉरी मोक्षदायिनी हमने बताया ना, यहाँ पर मृत्यु प्राप्त करके दाह संस्कार की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और कहते हैं ना, यहाँ पर जो लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं वहाँ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक जो पवित्र यात्रा, यहाँ पर जो शव यात्रा है, उससे बड़ी पवित्र यात्रा के तौर पर ये 24 घंटे चलती रहती है। शहर में आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का सुंदर समन्वय मिलता है। बनारस में लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। अंतिम संस्कार के बाद बची राख को गंगा में विसर्जित कर देते हैं। तब चारों ओर एक रिक्तता का अनुभव होता है। इस प्रकार बनारस में पूर्णता तथा रिक्तता दोनों के दर्शन होते हैं। तो पूर्णता भी है और रिक्तता भी है।
तीसरा प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? तो धीरे धीरे क्या चीज हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताना है। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। बनारस में धीरे धीरे धूल उड़ती है, बनारस में धीरे धीरे गतिविधियां करते हैं, बनारस के मंदिरों में घंटे धीरे धीरे बजते हैं, बनारस में शाम धीरे धीरे होती है। इस प्रकार बनारस में सभी कार्य धीमी गति से होते हैं। यहाँ के लोग सभी कार्य सहज रूप एवं आराम से करते हैं। उन्हें किसी भी काम में जल्दबाजी अथवा हड़बड़ी नहीं होती। कवि के अनुसार अपनी धीमी गति से सभी कार्य करने के कारण बनारस एक ऐसा शहर कहा जा सकता है जहां कभी कार्य अपनी एक विशेष रौ यानी कि लय में होते हैं। कोई भी यहाँ पर धीमे धीमे का तात्पर्य ये नहीं है कि जो है काम सभी सुस्ती के साथ हो रहा है। यहाँ काम में हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। यहाँ की जीवन शैली में हर एक चीज बहुत ही लय के साथ सारी घटित होती है। अब है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ के उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य का तात्पर्य होता है तो जो काव्यांश हमने पढ़ा है उसके पीछे का भाव क्या है ये बताना है। साथ ही उसमें जब उसको लिखा गया है तो क्या क्या चीजों का क्या अलंकार है, क्या रस है, क्या छंद है, क्या बिंब है, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल की गई हैं वो हम बताएंगे। तो काव्यांश क्या है? किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से। तो ये जो है काव्यांश हमसे 2013 में पूछा गया है। अब इसका काव्य सौंदर्य हमने बताया ना, सबसे पहले हम भाव पक्ष करेंगे। तो जो ये काव्यांश है इसके पीछे का क्या भाव छिपा हुआ है। इसमें कवि ने प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव पर प्रकाश डाला है। ठीक है, ये तो हमने देखा। फिर बनारस के घाट पर श्रद्धालुओं के हाथ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ना दिखने वाले सूर्य को अर्धांजलि दे रहे हों। मतलब हमेशा यहाँ श्रद्धा से हाथ उठे रहते हैं, तो जैसे लगता है कि वो यहाँ पर एक ऐसा सूर्य है जो हमेशा उगा रहता है और उसको यहाँ के लोग अर्घ प्रदान करते रहते हैं। तो एक आध्यात्मिकता के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ के कला पक्ष पर। क्या है देखिए, अलक्षित तथा शताब्दी में सामासिक प्रयोग किया गया, यानी कि अलक्षित और शताब्दी, इसमें क्या है समास शब्दों का इस्तेमाल है। एक टांग पर खड़ा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज और सरल है और मुक्त छंद है। तो यहाँ पर हम छंद देख रहे हैं, मुक्त है। छंद युक्त तो है ही नहीं है, पूरी हमने कविता पढ़ी, हर जगह छंद मुक्त इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से हमने ये पाठ में जितने भी पिछले 10 सालों में जिस जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे इसे हम कर रहे हैं। तो अभी और भी चैप्टर बाकी हैं, उनके भी हम पिछले 10 सालों के प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।